Hello friends, welcome to my class Learn Income Tax in a Easy and Simple Manner। दोस्तों, आज मैं अपनी दूसरी क्लास लेने जा रहा हूँ, मीन्स पार्ट 2 हिंदी में। पार्ट 1 मैंने हिंदी में लिया था, उससे पहले मैंने एक पार्ट इंग्लिश में भी लिया था, लेकिन ये सेकंड पार्ट में हिंदी में ही लेने जा रहा हूँ। तो सबका स्वागत है इस क्लास में। इसमें हम कंटिन्यूटी करेंगे पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के टॉपिक को। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने पावर प्रेजेंटेशन बना रखी है। पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मैंने पावर प्रेजेंटेशन बनाई है। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन की जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, काफी लेंथी है। उसको 5 से 6 क्लास में मिनिमम हम कंप्लीट कर पाएंगे, और उसको इंग्लिश में भी बताना है मेरे को, हिंदी में भी उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसी लोगों की फीडबैक आया है मेरे पास, और उसी हिसाब से मेरे को चलना भी है, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले, कंटिन्यूटी रखने से पहले, हम रीकैप करना चाहूंगा, पिछली बातों को शॉर्ट में दोहराना चाहूंगा। उसमें शॉर्ट में दोहराने में आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे जो पेनल्टी की पहला सेक्शन जो हमने लिया था वो था 270 कैपिटल ए का, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। हमने उस क्लास के अंदर आपको बताया था कि अंडर रिपोर्टिंग क्या है और किस पर्सन पे अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी, और इस पेनल्टी को कौन लगा सकता है। तो मैं छोटा सा उसका शॉर्ट में आपको रीकैप दे देता हूं। उसमें हमने एक तो 270 कैपिटल ए की पेनल्टी में अंदर 12 सब सेक्शंस हैं, और इसमें हमने 3 सेक्शंस को कवर किया था पिछली क्लास के अंदर। जो पहला सब सेक्शन था इसका, इस 270 कैपिटल ए का, इसमें हमने लिया था कि इस पेनल्टी को कौन लगा सकता है, यानी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है, जॉइंट कमीशन अपील या सीआईटी अपील लगा सकता है, या सीआईटी और पीसीआईटी लगा सकते हैं। और सब सेक्शन 2 में हमने किया था ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। तो हमने बताने की कोशिश की थी कि अगर उसने रिटर्न को फाइल किया है तो जो 143(1) की प्रोसेस्ड इनकम है और जो असेस्ड इनकम है, इन दोनों का डिफरेंस, अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल की है तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जैसे कि 2.5 लाख रुपए या 3 लाख होती है, और असेस्ड इनकम, दोनों के बीच का डिफरेंस, वो हमारी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। और उसमें आगे हमने बताने की कोशिश की थी कि अगर उसकी इनकम को रीअसेस किया गया है तो जो उसकी रीअसेस्ड इनकम होगी और असेस्ड इनकम होगी, उसका जो डिफरेंस होगा अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। और ऐसे ही हमने उस सेक्शन में आगे बताया था कि डीम्ड इनकम के बारे में बताया था, 115 जीबी की अंदर होगी। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजंस होते हैं, खाली डीम्ड इनकम को लेके चलना होता है इसमें। फिर हमने थर्ड सब सेक्शन को आपको डिफाइन किया था, उसमें हमने बताया था कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम कौन सी होगी। उसमें फिर रिपीट किया था अंडर रिपोर्टिंग इनकम कैसे देखेंगे हम, कि अगर उसकी रिटर्न ऑफ इनकम उसने फाइल की है, फर्निश की है, तो उसका जो असेस्ड इनकम होगा और जो मैक्सिमम अमाउंट 143(1) की इनकम होगी, जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, या फिर रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो जो असेस्ड इनकम होगी और मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वो अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी। इसमें हमने एक फार्मूला भी लिया था, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ए में हमने लिखा था कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग देखेंगे, और उसमें से बी को हमने लेके चलते नॉर्मल प्रोविजन माइनस अंडर रिपोर्टिंग इनकम, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस, अल्टीमेटली अंडर रिपोर्टिंग इनकम निकलेगा। सी को हमने डीम्ड इनकम की कैटेगरी में डाला था, डीम्ड इनकम देखा था, उसके बाद डीम्ड असेस इनकम देखा था, फिर हमने डीम्ड असेस इनकम माइनस अंडर रिपोर्टिंग इनकम किया था, फिर दोनों को एग्रीगेट, दोनों को जोड़ के हमने जो इनकम आएगी वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। ये हमने एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश की थी।
मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि आप प्लीज इन प्रोविजंस को एक बार एक्ट में और एग्जाम्पल्स के थ्रू जरूर देखें, जिससे कि आपको इस टॉपिक पे, इस पेनल्टी के टॉपिक पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। और फिर ये रहेगा, जब भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी पेनल्टी के ऊपर, तो आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे और आपकी कैलकुलेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। आप किसी भी पेनल्टी को कोई इम्पोज करके आपके सामने लाता है, कल को आप किसी एज ए टैक्स कंसल्टेंट काम करते हैं या एग्जाम में अपीयर होते हैं किसी पेनल्टी के ऊपर, तो इस पेनल्टी सेक्शन के ऊपर, इस पेनल्टी प्रोविजन के ऊपर मैं श्योर शॉट रहूंगा कि आपको मेरी क्लास अटेंड करने के बाद कभी कोई इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं बार बार एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार रिपीट करूंगा, वो इस वजह से कि आपको पेनल्टी प्रोविजंस अच्छी तरीके से याद हो जाएं और प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा टेकअप भी करेंगे एग्जांपल के साथ इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रेज करता है, मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं, जिसमें कमेंट्स में देख के मैं उस क्वेरी का आंसर देने की भी पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा। अब हम इस क्लास में आते हैं। इस क्लास में हम लेंगे सब सेक्शन 4। अब सब सेक्शन 4 जो स्टार्ट होता है हमारा, वो आएगा हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये हमारा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन में आप जो देख पा रहे हैं कि ये तो थर्ड सेक्शन के ऊपर है, जिसमें मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो डिफरेंस होगा उसको हमने टेकअप किया था। इसमें आपको मैं एक आध एग्जांपल्स वो क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपको अगर मैंने एग्जांपल्स कुछ नहीं बताए तो आपको ये लगेगा अंडर रिपोर्टिंग इनकम मेरे को क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पावर प्रेजेंटेशन में यहाँ पे एग्जांपल पिछली बार आपको पिछली क्लास में क्लियर नहीं किए थे। लेकिन वैसे मैंने एग्जांपल्स को टेकअप करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो पावर प्रेजेंटेशन में मैंने एग्जांपल दिए हैं ये आपको क्लियर नहीं किए थे, इनको मैं क्लियर करना चाहूंगा। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन द केस ऑफ कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी देयर इज ए नो एग्जेम्पशन लिमिट। अब हमने जो सबसेक्शन थर्ड था उसमें हमने क्लियर करने की कोशिश की थी कि अगर किसी का मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स है ही नहीं, यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस नहीं है, जहाँ की स्लैब सिस्टम होता है, उस केस में अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश हुई है या नहीं हुई है, या फर्निश हुई है तो फर्स्ट टाइम हुई है, यानी 148 नोटिस के रिस्पॉन्स पे की है, उस केस में हम अंडर रिपोर्टिंग इनकम को कैसे देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल क्या आ रहा है, इफ द अबव द केस ऑफ मिस्टर एक्स पी लिमिटेड विद द इनकम असेस्ड एट ₹7 lakhs देन टैक्स शैल बी। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर मिस्टर एक्स की जो इनकम असेस्ड है 7 लाख रुपए है, और इन केस उसने इन केस ऑफ रिटर्न फाइल्ड, इन केस ऑफ रिटर्न फाइल्ड, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम कितनी आ रही है 15 लाख रुपए, उसके नीचे इनकम डिटरमिनेंट कितनी आ रही है 22 लाख रुपए, और ये जो 7 लाख रुपए का जो एग्जांपल था आपको जो मैंने दिया है ये पिछले स्लाइड से रिलेटेड है, जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो मिस्टर एक्स हैं उनकी उम्र है 38 इयर्स की, उसकी असेस्ड इनकम है 7 लाख रुपए की, और उसने रिटर्न नहीं फाइल की। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे उसने रिटर्न नहीं फाइल की है और वो फर्स्ट टाइम असेसमेंट है, और उसकी अंडर रिपोर्टिंग URI, अंडर रिपोर्टिंग इनकम शैल बी ₹4,50,000। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल का केस है। यहाँ पे क्या किया है, 7 लाख रुपए की आपकी असेस्ड इनकम है और उसमें से हमने 2.5 लाख रुपए आपका जो मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स को लेस कर दिया है, और जो बाकी अमाउंट बचा वो आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम मानी जाएगी। ये अगली स्लाइड है। इस अगली स्लाइड में एग्जांपल को हमने टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसकी केस वही 7 लाख रुपए वाला कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी का हो तब क्या होगा। उसमें सीधा
7 लाख रुपए को ही, क्योंकि रिटर्न इनकम उसमें जो स्लैब होता है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स नहीं आता, 7 लाख रुपए को ही अंडर रिपोर्टिंग इनकम मानेंगे और उसी पे हम जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसका उसके ऊपर ही पेनल्टी लगाएंगे, जो कि 50% या 200% हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो अंडर रिपोर्टिंग है या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। उसके बाद एक एग्जांपल और है इसमें कि इन केस रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड है। इस केस में क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम 15 लाख रुपए की है, इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1)(a) 22 लाख। अब यहां देखिए, आप यहाँ पे 7 लाख रुपए की एडिशन हो रखी है, 143(1) में एडजस्टमेंट हो रखी है, एडिशन ही एडजस्टमेंट हो रखी है जिसको हम कह सकते हैं, और इसके बाद इनकम असेस्ड हुई 30 लाख रुपए। अब इसमें अंडर रिपोर्टिंग क्या होगी? अंडर रिपोर्टिंग इनकम में मैंने आपको बताया था कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम में असेस्ड इनकम और 143(1)(a) की एडजस्टेड इनकम, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगा। जहां की आप देख पा रहे हैं कि 22 लाख और 30 लाख का जो डिफरेंस है कितना हो गया, 8 लाख। अब 8 लाख रुपए ये अंडर रिपोर्टिंग इनकम है, इसी पे टैक्स कैलकुलेट होगा और इसी के हिसाब से आपकी पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जो कि 50% या 200% हो सकती है। उस चीज को हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि 50% पेनल्टी कब लगाएं, 200% पेनल्टी कब लगाएं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में भी प्रोविजंस धीमे धीमे हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा। अननेसेसरी आगे बढ़ना ठीक नहीं है जब तक कि पिछले जो प्रोविजंस है सबको मैं क्लियर ना कर दूं आपके लिए। ये देखिए, ये केस आ रहा है, लॉस इसमें रिड्यूस हुआ है और कन्वर्टेड इनटू इनकम। इस केस में क्या होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी लॉस रिड्यूस होगा, मान लीजिए 30 लाख रुपए का लॉस है, असेस्ड इनकम में 20 लाख रुपए का लॉस रह गया, तो प्रोविजंस ये कहते हैं कि जो 10 लाख रुपए का जो आपका लॉस कम हुआ है वो इनकम मानी जाएगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए का लॉस है, इनकम हो गई 2 लाख रुपए, यानी माइनस 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 में से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है, यानी 12 लाख रुपए की आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। 10 माइनस 2 माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी 12 लाख रुपए की आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। यही इस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस स्लाइड के थ्रू। यहाँ पे रिटर्न ऑफ लॉस है 9 लाख रुपए का, इनकम डिटरमिन हुई है 7 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 143(1) है, इनकम असेस्ड हुई है 5 लाख रुपए की। अब देखिए कितना लॉस कम हुआ, क्लियर कट है कि इनकम असेस्ड में और इनकम डिटरमिन्ड में जो अंडर सेक्शन 143(1) है यानी एडजस्टेड इनकम है वो है 2 लाख रुपए। अब इनकम इसमें रीअसेस्ड भी हुई है। अब इसमें 3 स्टेप ले लिए, एक इनकम रीअसेस्ड, इनकम असेस्ड, इनकम डिटरमिन्ड और रिटर्न ऑफ लॉस। अब देखिए कैसे इनकम आएगी इसके अंदर, अंडर रिपोर्टिंग इनकम कैसे आएगी, असेस्ड लॉस माइनस लॉस डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1) है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया है, वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी 2 लाख रुपए। अब इसमें अगला लिया है इन्होंने रीअसेस्ड इनकम माइनस लास्ट असेस्ड लॉस। अब रीअसेस्ड इनकम कितनी है, 4 लाख, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा इसको। रीअसेस्ड इनकम कन्वर्टेड होगी इनकम के अंदर, जो इनकम असेस्ड है वो लॉस के अंदर है, यानी माइनस माइनस दोनों का करेंगे तो ये ऐड करके जो इनकम आएगी, जो अमाउंट आएगा, जो हमारा डिटरमिन होगा वो हमारा अंडर रिपोर्टेड इनकम हो जाएगी, यानी 5 लाख और 4 लाख दोनों का ऐड करके जो आएगा वो आएगा 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम। मतलब इन एग्जांपल्स में आपको धीमे धीमे क्लियर करूंगा कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम लॉस के केस में कैसी होगी, लॉस कम होगा तो कैसी होगी, 143(1)(a) की इनकम जो डिटरमिन हुई है उसमें से असेस्ड लॉस कैसे कम करेंगे, रीअसेस में से असेस्ड इनकम या असेस्ड लॉस कैसे कम करेंगे। ये धीमे धीमे एग्जांपल्स को टेक अप करेंगे तो आपकी क्लैरिटी इसके बारे में बढ़ती जाएगी। ये अगला एग्जांपल हमारा है, इसमें एग्जांपल में हमने लिया है कि XYZ इज ए फर्म, ये फर्म का केस है। अब फर्म का जो केस होता है उसमें टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 30%।
ये हमने ऊपर पहली लाइन में क्लियर कर दिया है। यहाँ पे अब हमारे पास रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश, अब इस पर्सन ने, इस फर्म ने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रखी है 143 139 1 के अंदर, और उसका इनकम है 50 लाख रुपए। इनकम डिटरमिन हुई अंडर सेक्शन 143(1)(a 60 लाख रुपए। इनकम असेस्ड हुई 143(3) में 75 लाख रुपए की। यहाँ पे आप रुकते हैं, यहाँ पे देखिए आप असेस्ड इनकम कितनी आ रही है, 75 लाख रुपए। इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1)(a कितने, 60 लाख। अब क्या होगी आपके हिसाब से, इसमें आप सोचिए कि क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रुकना मेरा इसलिए जरूरी है कि आपके यहाँ पे ब्रेक इसलिए लगा रहा हूं मैं कि आपको क्लियर हो कि मेरी अंडर रिपोर्टिंग इनकम क्या होगी। एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम हम 139(1) से कैलकुलेट करेंगे, 143(1) से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके दिमाग में आना शुरू हो गया तो आपको ये पेनल्टी के प्रोविजंस याद होने शुरू हो गए, फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको बार बार रोक के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पे अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। एग्जांपल्स में एक क्लियरिटी आपको क्लियर करता रहूंगा, साथ साथ कि आपका दिमाग एकदम ही पॉइंट आउट करे, किस चीज को याद करने, रिकॉल करने की कोशिश करे कि कहां पे अंडर रिपोर्टिंग इनकम है इस क्वेश्चन के अंदर। अब 75 लाख और 60 लाख दोनों का डिफरेंस 15 लाख, क्लियर कट अंडर रिपोर्टिंग इनकम है। अगले पॉइंट क्या कहता है ये, अगले पॉइंट कहता है रीअसेस्ड। अब देखिए फिर वही बात आ गई, रीअसेस्ड इनकम हुई है इसके अंदर 147 के अंदर, कितनी, 95 लाख। अब मान लीजिए एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब अंडर रिपोर्टिंग इनकम क्या होगी। अब रीअसेस्ड इनकम और जो लास्ट असेस्ड इनकम है उनका डिफरेंस अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी, यानी कि 20 लाख रुपए। अब जो 143(3) की थी, 143(1) का डिफरेंस था वो 15 लाख था। रीअसेस में अंडर रिपोर्टिंग देखेंगे तो 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए पे टैक्स निकालेंगे, फिर पेनल्टी लगाएंगे, वो आगे प्रोविजंस आएंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्लियर है 75 लाख माइनस 8 लाख फिर 15 लाख। अब टैक्स कैलकुलेशन करी गई है इसके अंदर, आप देख रहे हैं ये टैक्स कैलकुलेशन करी गई है। ये जो टैक्स कैलकुलेशन को, इस एग्जांपल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक इसलिए रहा हूं टैक्स कैलकुलेशन का, इस चैप्टर को टैक्स पेबल वाले को इन्होंने सबसेक्शन 10 में लिया है, उसमें प्रोविजंस बताए गए हैं। तो जब हम प्रोविजंस वो बताएंगे सबसेक्शन 10 के, तो मैं आपको इस पे टैक्स पे दोबारा आऊंगा। उन प्रोविजंस को बताने के बाद इस एग्जांपल में दोबारा आऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। हमें प्रोविजंस थ्योरी पहले बताई गई है, फिर एग्जांपल्स को टेकअप किया गया, जिससे आपको हमेशा ये चीज याद रहे। फिर भी शॉर्ट में जरूर बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये ना लगे कि कोई फ्लुएंसी हमारी कोई टूट गई है इसमें। अब देखिए इसने टैक्स कैसे निकाला है, टैक्स ऑन 15 लाख यानी अंडर रिपोर्टिंग इनकम को पहले रखा है। अब इसमें पिछली इनकम यानी कि जो इनकम डिटरमिन हुई है 143 बनेगी, उसको इनकम को इसमें ऐड कर दिया है। मतलब अंडर रिपोर्टिंग इनकम इंक्रीज्ड बाय इनकम डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1)(a, यानी जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम है उसको उठाना है आपने, और जो 143(1)(a की इनकम है उसको उठाना है, दोनों को टोटल कर लेना है, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो टैक्स कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप टैक्स कैलकुलेट करोगे जो 143(1) पे जो ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट हो रखा है, वो उसमें से माइनस कर दोगे। यानी हमारे सामने क्या हुआ कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम प्लस इंक्रीज्ड बाय, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड बाय 143(1)(a की इनकम, दोनों पे टैक्स निकालेंगे, फिर हम उसमें से माइनस करेंगे जो टैक्स है 143(1)(a में डिटरमिन हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम आएगा। उसके ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे 50% या 200%, सब्जेक्ट टू वही कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टांसेस, सब्जेक्ट टू इशू की मिस रिपोर्टिंग क्या होगी और अंडर रिपोर्टिंग क्या होगी। ये आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा अगले सब सेक्शंस में। अब ये देखिए यहाँ पे फर्दर उसी एग्जांपल को इलैबोरेट करने की कोशिश की है कि जहां पे रीअसेस इनकम का पार्ट आ रहा था, आपके सामने ये देख पा रहे हैं कि हमारा रीअसेस्ड इनकम और असेस्ड इनकम में डिफरेंस कितना था, 20 लाख रुपए का। यानी रीअसेस्ड इनकम थी हमारी
147 में 95 लाख रुपए की। असेस्ड इनकम कितनी थी? 75 लाख रुपए की। अब दोनों डिफरेंस कितना? 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख रुपए यहां दिखाए गए, आप देख रहे हैं स्लाइड पे कि 20 लाख रुपए प्लस 75 लाख, यानी पिछली असेस्ड इनकम, अंडर रिपोर्टिंग इनकम इंक्रीज्ड बाय लास्ट असेस्ड इनकम, दोनों का टोटल करेंगे, दोनों पे टैक्स निकालेंगे, फिर उसमें से जो इनकम डिटरमिन होगी लास्ट, उस पे जो टैक्स निकला होगा उसको लेस करेंगे। वो जो टैक्स होगा वो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगा। आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे कि 29,64,हजार रुपए का टैक्स निकला अंडर रिपोर्टिंग में से, अंडर रिपोर्टिंग प्लस करके जो लास्ट असेस्ड इनकम थी, फिर जो टैक्स निकला अंडर लास्ट असेस्ड इनकम का 23,40,000, जो दोनों का डिफरेंस है वो 6,24,000 है, और पेनल्टी 50% लगा दी गई है, यानी 3,12,000 रुपए अंडर रिपोर्टिंग की। तो ये एक तो हमने ध्यान रखना है कि असेस्ड इनकम क्या है या रीअसेस्ड इनकम क्या है, और जो उसमें से अंडर रिपोर्टिंग इनकम को ध्यान रखना है, फिर अंडर रिपोर्टिंग इनकम के अंदर असेस्ड इनकम को जोड़ लेना है, और असेस्ड इनकम को जोड़ लेना यूनिट जो कि लास्ट असेस्ड इनकम जिसको हम कहेंगे, और उस पर टैक्स निकालना है, फिर लास्ट असेस्ड इनकम को घटा देना, टैक्स को घटा देना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो टैक्स ऑन यूआरआई यानी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगा। ऐसे ही एग्जांपल फर्दर इन्होंने एक डोमेस्टिक कंपनी का डाला हुआ मैंने, जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। इसमें भी एक असेसी एबीसी लिमिटेड उसने रिटर्न फाइल कर रखी है, और असेसमेंट ये 2019-20 का केस है। ये देख रहे हैं आप स्लाइड पे, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड है, 15 लाख रुपए का लॉस है, लॉस डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1)(a 8 लाख रुपए का है। यानी यहाँ पे आपको एकदम क्लियर होना चाहिए अंडर रिपोर्टिंग क्या है। 15 लाख माइनस 8 लाख कितना? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। अब ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जैसे ही लॉस कम हुआ एकदम दिमाग में आना चाहिए भाई 7 लाख, ये फिगर 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख घटाए 8 लाख, एकदम दिमाग में आना चाहिए रिकॉल। जैसे ही आपके दिमाग में आएगा वैसे ही आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन के बारे में बढ़ती जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगा। इसके बाद इन्होंने दिखाया कि असेस्ड इनकम 143। अब असेस्ड इनकम जैसे ही लॉस कम हुआ कितना? और 5 लाख। अब देख रहे हैं 5 लाख और 8 लाख, हमने लास्ट जो लॉस डिटरमिन किया था 143(1)(a का, उन दोनों का डिफरेंस क्या है वो देख लो आप। यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग कितनी हो गई? 3 लाख, तो 3 लाख आपकी अंडर रिपोर्टिंग होगी। स्लाइड पे देख रहे हैं हम कि रीअसेस्ड इनकम कितनी है? 4। यहाँ पे देखिए आप क्लियर, फिर वही बात, 4 लाख रुपए इनकम में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए 4 लाख रुपए इनकम में कन्वर्ट हो गया, और असेस्ड जो पार्ट था हमारा 143(3) का, वो कितना था? 5 लाख। अब माइनस माइनस प्लस, जैसे कि आपको मैंने बताया था, दोनों का टोटल अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा। अब दोनों का टोटल कितना है? माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। 9 लाख रुपए आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। ये पॉइंट हमेशा आपको कोशिश करनी है कि याद करने की, अंडर रिपोर्टिंग क्या है। जैसे ही आपकी ये इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ती जाएगी, अंडर रिपोर्टिंग क्या है, अंडर रिपोर्टिंग क्या है, वैसे ही आपके दिमाग में कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं है। पेनल्टी को तो आप उंगलियों पे सॉल्व करना शुरू कर दोगे आप। अब देखिए यहाँ पे हमारे को क्लियर हो चुका है कि बिना एग्जाम्पल को आगे देखे, सॉल्यूशन देखे हुए, कि हमारी अंडर रिपोर्टिंग इनकम क्या है। क्यों कर पा रहे हैं हम ऐसे? क्योंकि हमारे सामने कई क्वेश्चन कई बार रिपीट करने से क्या होता है कि दिमाग के एक हिस्से में ये चीजें स्टोर होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही स्टोर होनी शुरू होती हैं वैसे ही आपको रिकॉल करने में परेशानी नहीं होती कभी भी किसी चीज को। अब देखिए सोल्यूशन में क्लियर है, यहाँ पे वही 3 लाख रुपए, फिर उसमें टैक्स निकाला गया तो 50% पेनल्टी लगा दी गई। क्यों करा गया है इसका? सीधा हमारे सामने क्वेश्चन है, सीधा 30% रेट होता है किसमें? कंपनी के केस में 30% रेट था, 30% के हिसाब से लिखा हुआ क्लियर, एबीसी लिमिटेड इज ए डोमेस्टिक कंपनी लायबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। मतलब इसमें 25% का कोई चक्कर नहीं है, इसमें बता दिया गया आपको पहले से कि 30% टैक्स है। हम पेनल्टी प्रोविजन समझना चाह रहे हैं, इस वजह से इसको क्लैरिटी बढ़ाई गई है कि हमें क्लियर है कि यहाँ पे 30% हिसाब से रेट है, तो सीधा 30% ही उठा लिया हमने। अब देखिए उस पर 270 की पेनल्टी लगा दी। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं 50% की। अगले में वही 9 लाख रुपए आ रहे हैं डिफरेंस, 4 लाख माइनस माइनस
5 लाख 9 लाख रुपए हो गया, उस पर टैक्स निकाला हमने 30% हिसाब से, फिर पेनल्टी लगा दी। ये चीजें आपको एग्जांपल्स उतने ही क्लियर करते जाएंगे जितने की आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। फिर एग्जांपल आ रहा है, इस एग्जांपल में हमने लिखा है कि एसएससी में जो कि इंडिविजुअल है, देखिए 34 इयर्स का एसएससी है मिस्टर एक्स, उसने रिटर्न नहीं फाइल नहीं करी। अब देखिए 19-20, अब रिटर्न नहीं फाइल करी है, अब इस केस में हम कैसे टेकअप करेंगे, एक तो दिमाग में आना चाहिए आपके कि कैसे टेकअप करेंगे। अब हमने इंडिविजुअल केस है और हमारे सामने मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स आएगा, जो कि 2.5 लाख रुपए हो सकता है या 3 लाख रुपए हो सकता है। 3 लाख कब, जब 60 ईयर से ऊपर का होगा केस। अब ये 34 इयर्स का, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब जो भी अमाउंट आएगा उसमें से असेस इनकम में से जो 2.5 लाख रुपए हम लेस करेंगे और जो डिफरेंस होगा अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगा। अब यही इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस स्लाइड में देखिए आप कितनी इनकम असेस्ड हुई है, 14 लाख रुपए। 14 लाख सीधा आना चाहिए आपके दिमाग में, 14 लाख माइनस 2.5 लाख कितने हो गए, क्लियर कट 11.5 लाख। अब देखिए नीचे एग्जांपल सॉल्यूशन देखिए, 14 लाख अंडर रिपोर्टिंग ये 14 लाख की अंडर रिपोर्टिंग इनकम, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन हटा दी हमने, उसमें से बाकी जो अमाउंट बचा वो आपका यूआरआई आ गया। 14 लाख आपकी असेस्ड इनकम थी, उसमें बेसिक एग्जम्पशन हटाई और फिर सीधा उस पर टैक्स निकाल लिया और टैक्स निकाल के उसमें 270A के अंदर 50% की पेनल्टी लगा दी। यानी हमारा मैक्स असेस्ड इनकम में से मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स हमने लेस कर दिया। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी किसी भी चीज में इस पेनल्टी के ऊपर कोई भी आपका फीडबैक हो, वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी आपके क्वेरी हो वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी कि मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में ये अलग से रिप्लाई करके मेल के थ्रू या कोई आप देंगे व्हाट्सएप के थ्रू जो भी नंबर देंगे, या मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उस एग्जांपल को, उस क्वेरी को रेस करूंगा कि मेरे पास ये क्वेरी आई है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे और भी स्टूडेंट्स को और भी एस्पिरेंट्स को फायदा हो। अब ये देखिए, ये एक आ रहा है एग्जांपल, इसमें अंडर रिपोर्टिंग इनकम डिटरमिन इन केस ऑफ डीम टोटल इनकम आ रहा है। इसमें ये एग्जांपल नहीं आ रहा, ये आ रहा है हमारा, इसको बताने की कोशिश की है कि डीम टोटल इनकम वही फॉर्मूला जो हमने सबसेक्शन 3 में लास्ट क्लास में लिया था, उसको इसके अंदर डिफाइन किया गया। अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, वो बेटर रहेगा, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर और रीकैप में भी मैंने आपको बता दिया है कि हमने सबसेक्शन 3 तक क्या क्या हमने स्टेप लिए थे, क्या क्या प्रोविजन सीखे थे। तो सीधा हम एग्जांपल में आए तो बेटर रहेगा, जिससे आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी इस बारे में। यहाँ पे केस क्या आ रहा है, एक कंपनी है जिसका ए लिमिटेड, हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसमें टोटल इनकम एज पर आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, 70 लाख की। इनकम डिटरमिन कितनी हुई, 143(1)(a) 80 लाख रुपए। इनकम असेस्ड कितनी हुई एज पर नॉर्मल प्रोविजन, क्लियर, कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख 80 लाख, डिफरेंस कितना, 40 लाख। क्लियर होना चाहिए अंडर रिपोर्टिंग इनकम, कोई डाउट ही नहीं है जी, अंडर रिपोर्टिंग इनकम है। अब अगला है इसमें डीम टोटल इनकम एज पर आरओआई। अब इसमें नॉर्मल प्रोविजन की इनकम को और डीम टोटल इनकम को दोनों को ऐड कर लिया गया है और दोनों को टेकअप किया इस एग्जांपल के अंदर, जिससे आपको a माइनस बी प्लस सी माइनस डी वाला जो फॉर्मूला है सब सेक्शन 3 में दे रखा है वो आपको क्लियर हो जाए। अब इसमें डीम टोटल इनकम एज पर रिटर्न कितनी है, 1 करोड़ 70 लाख। डीम टोटल इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143 माने कितनी है, 1 करोड़ 85 लाख। डीम टोटल इनकम असेस्ड कितनी है, 2 लाख 15 लाख। अब 2 लाख 15 लाख और 1 करोड़ 85 लाख, दोनों डिफरेंस आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम। अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं, ए कितना है, 1 करोड़ 20 लाख, बी कितना है, 80 लाख, क्लियर, 40 लाख, सी कितना है, 2 करोड़ 15 लाख, ठीक है, डी कितना है, 1 करोड़ 85 लाख, दोनों का डिफरेंस 30 लाख, ठीक है। अब दोनों को a माइनस बी प्लस सी माइनस डी दोनों टोटल कर लीजिए, 70 लैक्स आपके सामने है। अब इसमें पहले हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से देखते हैं। अब इसमें नॉर्मल प्रोविजन
कितने आ रहे हैं हमारे, यूआरआई आई है हमारे पास 40 लाख रुपए की, ठीक है। पिछली हमारी जो 143 मनी की इनकम डिटरमिन कितनी थी, 80 लाख रुपए। दोनों का टोटल किया गया, आप देख रहे हैं स्लाइड में। फिर इस पर टैक्स निकाला गया है। अब टैक्स निकाला गया, अगला स्टेप क्या है, टैक्स निकाला गया इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1)(a). ये सब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, दोनों का टैक्स, दोनों का डिफरेंस। आपकी टैक्स ऑन यूआरआई आ गई एज पर नॉर्मल प्रोविजन, कितनी आ गई, 15,10,80 रुपए। ये आपका नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स बन गया। अब देखिए आगे इस एग्जांपल में, अब डीम टोटल इनकम को लेके चलेंगे। डीम टोटल इनकम कितनी, उसमें यूआरआई कितनी आ रही थी हमारी, अंडर रिपोर्टिंग इनकम 30 लाख रुपए। 2,15,00,000 और 1,85,00,000 का जो डिफरेंस था 30 लाख था, वो 30 लाख अंडर रिपोर्टिंग इनकम है। अब उस 30 लाख को के अंदर मतलब अंडर रिपोर्टिंग इनकम इंक्रीज्ड बाय इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1)(a), दोनों मतलब दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद आपने उस अमाउंट पे टैक्स निकालना है। ये देखिए टैक्स निकाल रखा है, और उसके बाद टैक्स डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1)(a) है, उस पर टैक्स निकाल रखा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10,01,520, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। और फिर दोनों का हमने टोटल टैक्स कर लिया, माइनस मतलब एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर डीम्ड प्रोविजन, दोनों का टोटल किया, कितना आ रहा है, 25,11,600। अब इस पे पेनल्टी लगा दी हमने, कितनी, 12,55,800। अब यहां पे एक पॉइंट और ऐड किया नोट के अंदर। यहां पे क्या लिखा है, इन केस, आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे लिखा हुआ है, इन केस इनकम टैक्स पेबल ऑफ ₹7 लाख हैज बीन रिफ्लेक्टिंग इन बोथ द यूआरआई, जो कि हमने सब सेक्शन 3 में आपको बताया था, उसमें प्रोवाइजो में ऐड किया था उन्होंने कि 7 लाख रुपए की अगर इनकम नॉर्मल प्रोविजन में भी दिखाई जा रही हो और डीम्ड प्रोविजन में भी दिखाई जा रही हो, उस केस में हम किसमें से रिड्यूस करेंगे। इसमें एग्जांपल में उस चीज को और क्लैरिफाई किया गया। अब इसमें क्या किया, इन केस इनकम टैक्स पेबल ऑफ ₹7 लाख हैज बीन रिफ्लेक्टिंग इन बोथ द यूआरआई, यानी नॉर्मल प्रोविजंस और बुक प्रॉफिट यानी डीम्ड इनकम, then for computing the URI for deemed total income, this amount shall be excluded in the above example। मान ली मतलब है कि ये जो 7 लाख रुपए का अमाउंट है, ये एक्सक्लूड कर देंगे डीम्ड टोटल इनकम में से। Then for computing the URI of deemed total income, जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम में से डीम्ड टोटल इनकम की आएगी, उसमें से ये कम हो जाएगा अमाउंट। दिस अमाउंट शैल बी एक्सक्लूडेड इन द अबव एग्जांपल आफ्टर एक्सक्लूडिंग ₹7 लाख फ्रॉम 30 लाख। 30 लाख का डिफरेंस है यूआरआई, यानी अब हमारी यूआरआई होगी खाली डीम टोटल इनकम के हिसाब से 115 जेबी के हिसाब से खाली 23 लाख रुपए की रहेगी, यानी 23 लाख प्लस 1,85,00,000 दोनों का ऐड करेंगे, टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स डिटरमिन होगा 143(1)(a) के हिसाब से, फिर उसका जो डिफरेंस आएगा वो टैक्स ऑन यूआरआई आएगा, फिर दोनों को ऐड किया जाएगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और डीम्ड प्रोविजन के हिसाब से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं जिससे इसमें आपको कोई परेशानी ना हो कि अगर कोई भी अमाउंट जो कि नॉर्मल प्रोविजन में भी ऐड हो रहा हो और हमारे बुक प्रॉफिट में भी ऐड हो रहा हो, तो प्रोवाइजो ये कहता है कि हम उसको, उस अमाउंट को जो डीम टोटल इनकम यानी बुक प्रॉफिट वाला अमाउंट है, उसका यूआरआई है, उसमें से हम लेस कर देंगे, जिससे उसका डबल इफेक्ट ना मिले एसएससी को, डबल इफेक्ट ना मिले एसएससी को, डबल फायदा ना हो जाए कि एक तरफ तो हम उसमें भी ले रहे हैं, एक तरफ डीम्ड में भी ले रहे हैं, इसलिए उसको डीम्ड में से यूआरआई में से लेस कर दिया जाएगा कि एसएससी को दोबारा अमाउंट ऐड होके, सॉरी दोबारा अमाउंट ऐड होके यूआरआई में उसको लॉस ना हो, क्योंकि हमने एक तरफ तो लॉस में यूआरआई में ऐड कर चुके हैं, पता चले उस दूसरी साइड भी हमने ऐड कर दिया तो उसको डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। उस चीज को ध्यान रखते हुए ये प्रोवाइजो लाया गया है कि ये यहाँ पे एसएससी को कोई भी लॉस ना हो। अब इसमें हमारा ये पांचवी जो पॉइंट दिखा रहे हैं, ये स्लाइड आती है सब सेक्शन 4 के बारे में। अब सब सेक्शन 4 जो अमाउंट है वो ये कहता है, सब सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी सोर्स ऑफ रिसीट, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट
प्रीसीडिंग ईयर से पर्टेन करता है और सोर्स डिपॉजिट और रिसीट वो इस साल में आ रही है, दिख रही है हमें। अब उसमें लेकिन उसका जो सोर्स है वो पिछले सालों का है, कई सालों, मान लो 19-20 का केस है और उसका जो सोर्स है और 50 लाख रुपए का अमाउंट है डिपॉजिट का। अब 50 लाख रुपए डिपॉजिट का जो सोर्स है वो मान लीजिए 18-19 में 2 लाख, 17-18 में 5 लाख, उससे पहले 7 लाख, ऐसे करके हमने डिफरेंट ईयर्स में, प्रीसीडिंग ईयर्स में उसको ऐड कर रखा है, लेकिन उसमें पेनल्टी नहीं लगाएगी। अब इसमें जो सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 है, ये दोनों रिलेटेड हैं। सब सेक्शन 4 में तो ये कहा गया कि कोई भी जो सोर्स होगा पिछला, उसको हमने अगर पेनल्टी नहीं लगाई गई है तो उसमें हम पेनल्टी लगाने के लिए हकदार हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं इस साल के अंदर, क्योंकि सोर्स में ऐड तो कर दिया था लेकिन पेनल्टी कोई भी उसमें सोर्स में नहीं लगाई गई थी। तो इस सब सेक्शन जो 4 है वो हमें एम्पावर करता है कि हम पेनल्टी इस ईयर में हम लगा सकते हैं अगर सोर्स पे पेनल्टी नहीं लगाई गई, सिर्फ अमाउंट को एड बैक किया गया। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है? सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जो अमाउंट हमें डिफरेंट ईयर्स का है उसको टेकअप कैसे करना है, किस ऑर्डर में हमने उसको उठाना है। मान लीजिए 2019-20 का केस है, 50 लाख रुपए का हमारा डिपॉजिट आ रहा है, पिछले साल में 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए का सोर्स तो हमने पिछले साल से उठा लिया, उसको हमने टेकअप किया, उसको मतलब उस पर टैक्स निकाला और फिर हमने उस पर पेनल्टी लगा देंगे। अब बचे 45 लाख, अब बचे उससे 17-18 का आ रहा है, 17-18 में 3 लाख है, 10 लाख है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है मान लीजिए। फिर हमें 10 लाख रुपए वाला उठाना है, उससे उस पर टैक्स निकालना है, फिर पेनल्टी लगा देंगे, फिर उससे पहले का साल उठाना है, लेकिन पेनल्टी इस साल में लगेगी और सेक्शन रहेगा 270 कैपिटल ए। आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको कहा था कि जो 270(11)(c) की जो पेनल्टी है वो हमारे असेसमेंट ये 2016-17 तक लागू है, लेकिन ये सेक्शन क्या है पर्टिकुलर कह रहा है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस है। 270 ए कह रहा है, 270 कैपिटल ए, कि जो रिसीट, डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट इस साल में अपीयर हो रही है उसका जो सोर्स है वो पिछले सालों से है, तो टैक्स तो आप पिछले सालों को उठा लोगे, उस अमाउंट को जो सोर्स है वो पिछले सालों पे जो टैक्स बनता है उस हिसाब से उठा लोगे, जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है। लेकिन जो पेनल्टी होगी वो इस साल में लग रही है, इस साल में 2019-20 का जैसे मान लीजिए केस है तो 2019-20 में पेनल्टी लग रही है, तो पेनल्टी तो वही 50% 200% के हिसाब से लगेगी, लेकिन जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो पिछले साल जो भी जिस साल का केस होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके फिर हम उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और इसमें शो करते रहेंगे कि ये 17-18 में जी ये हमने सोर्स था, एडिंग हुई, एडिशन की गई, लेकिन पेनल्टी नहीं लगी थी इसलिए हम पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन अगर इन केस उस अमाउंट पे पेनल्टी लग चुकी है सोर्स में तो दोबारा पेनल्टी नहीं लग सकती एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 270 कैपिटल ए के हिसाब से। तो जिससे कि एसएससी को डबल मारना पड़ जाए, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा उस पेनल्टी को हमेशा इस प्रोविजंस को क्लियर किया गया है कि रिसीट ईयर तो हमारा यही है, कौन सा जो करंट ईयर है हमारा, इससे पहले के सालों को ऑर्डर में उठाना है कि लास्ट ईयर का उस पहले लास्ट ईयर, फिर उससे पिछला साल, फिर उससे पिछला साल, ऐसे हमने टेकअप सोर्स को करना। उस सोर्स में जो टैक्स बनेगा टैक्स कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी को, लेकिन पेनल्टी जो भी इंपोज होगी इस साल में होगी, इसलिए 270 कैपिटल ए के अंदर ही पेनल्टी इंपोज होगी, ना कि 270(11)(c) के अंदर टेकअप करेंगे, क्योंकि पेनल्टी लगाने वाला तो एक्सपायर हो गया टाइम। अब एज पर जो फाइनेंस एक्ट आया है, जो एज पर हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें हम 2016 से 17 तक पेनल्टी हम 270 कैपिटल तो ले ही नहीं सकते, लेकिन ये कहता है सोर्स को उठा सकते हो और उसके हिसाब से इस साल में पेनल्टी लगा दो। तो अब हम इस क्लास के अंदर थोड़ा सा एग्जांपल को टेकअप किया है, थोड़ा सा पिछला रिकैप किया है और इसमें हमने सब सेक्शन 5 तक पहुंच चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इस क्लास को, इस टॉपिक को, इस क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए, जिससे आपको जो 5 सब सेक्शन है उनकी क्लैरिटी आपको बढ़ जाए, उनके एग्जांपल जो टेकअप किए हैं उनको दोबारा आप देख पाएं, उनको टाइम मिले आपको। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि आप उसको एग्जांपल को दोबारा देखिए, अंडर रिपोर्टिंग क्या है सोचें,
किस पर्सन पे अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी, टैक्स कैसे निकलेगा, वो पार्ट में हम लेटर डिफाइन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि टैक्स कैसे निकालना है, जबकि सब सेक्शन 10 को हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। और बाकी थोड़ा सा पिछले प्रोविजंस का रिकैप किया हमने। यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछली बार जो मेरी पिछली क्लास रही है उसमें काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके सब्सक्राइब करने से मेरी रेटिंग में फर्क आया है और इसी वजह से मेरे क्लास को पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इससे मोटिवेशन भी मिलता है मेरे को। खाली मेरी पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि मोटिवेशन भी चाहिए। जैसे ही आपको क्लास को देखते हैं तो मेरे को खुशी होती है कि मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, उनकी क्लास में रुचि बढ़ रही है और क्लास में फोकस हो रहा है। और जितने स्टूडेंट्स, आज की डेट में ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, और इसमें जितनी भी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी बढ़े उतने ही आदमी जुड़ते जाते हैं और उनके जुड़ने से उससे उतना ही मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे क्लास को खत्म करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट सब सेक्शन को लेंगे और क्लास को। धन्यवाद सबका। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।